मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। एफिशिएंसी, बहुत से स्टूडेंट्स का एफिशिएंसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट अभी भी समझ नहीं पाते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एफिशिएंसी का बहुत ज्यादा यूज होता है। अलग अलग जगह में एफिशिएंसी के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये सब फॉर्मूले कहाँ से आ गए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एफिशिएंसी के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट्स में आपके क्लियर कराऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में एफिशिएंसी टर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी एफिशिएंसी निकालते समय ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिफाइन कर देता हूं कि एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस क्या होती है। एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस यह एक रेशियो है कि आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, बदले में आप कितना उसमें इनपुट लगा रहे हैं। मान लीजिए आप 100% इनपुट लगा रहे हैं, आपको 85% आउटपुट मिल रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 85% रहेगी या फिर आपकी एफिशिएंसी 85% रहेगी। यानी कि आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, बदले में आप कितना इनपुट लगा रहे हैं, यह बताता है हमें एफिशिएंसी। अब हम एग्जांपल्स के साथ चीजों को समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक हीटर लेने गए किसी दुकान में। वहां आपने सेल्स पर्सन से पूछा कि इस इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी क्या है। वह सेल्स पर्सन मान लीजिए आपको बोला कि इस इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी है 90%। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जब इस रेजिस्टेंस से पास होती है तो वह हीट में कन्वर्ट होती है और जो भी लिक्विड है जिसे हमें गर्म करना है वह हीट गेन करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, रेजिस्टेंस हीटर्स की एफिशिएंसी जो रहती है वह हमेशा 100% रहती है। यानी कि रेजिस्टेंस हीटर्स में जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर जो इलेक्ट्रिक हीटर लेने जा रहे हैं, सेल्स पर्सन बोल रहा है इसकी एफिशिएंसी 90% है। अगर वह सेल्स पर्सन नॉलेजेबल होगा, अगर वह सेल्स पर्सन टेक्निकल चीजों को जानता होगा, तो वो आपको बताएगा कि इस इलेक्ट्रिक हीटर से 10% जो हीट है, जो एनर्जी है, वह सराउंडिंग में लॉस हो रही है। यानी कि यह इलेक्ट्रिक हीटर पूरी हीट, पूरी एनर्जी को वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर नहीं दे पा रहा है। 10% हीट या एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रही है, सराउंडिंग में रिलीज हो जा रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो जा रही है। तो जो इनपुट हम दे रहे हैं 100% इलेक्ट्रिसिटी, उसके बदले में हमें 90% हीट मिल रहा है, क्योंकि 10% हीट सराउंडिंग में रिलीज हो जा रही है। इसलिए इस इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी है 90%। वह सेल्स पर्सन अगर दिमाग वाला होगा तो आपको दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर दिखाएगा जिसकी एफिशिएंसी शायद 94% के आसपास होगी। उसमें बहुत अच्छे से इंसुलेशन होगा और वह कम हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग्स में, जिससे कि भले ये वाला इलेक्ट्रिक हीटर जिसकी एफिशिएंसी 94% है, ये 90% वाले एफिशिएंसी वाले इलेक्ट्रिक हीटर से ज्यादा महंगा होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से आपको ज्यादा सेविंग्स होंगी। और अगर लॉन्ग टर्म यूसेज में देखा जाए तो ये 94% एफिशिएंसी वाला इलेक्ट्रिक हीटर ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, अगर हम कंपेयर करें 90% एफिशिएंसी वाले इलेक्ट्रिक हीटर से। तो लेकिन अगर आप एक नॉलेजेबल पर्सन है तो आप एक गैस वाटर हीटर की तरफ जाएंगे या फिर एक सोलार वाटर हीटर की तरफ जाएंगे। सोलार वाटर हीटर के बारे में हम अभी बात नहीं करते। गैस वाटर हीटर के बारे में बात करें तो गैस वाटर हीटर में गैस बर्न होती है और उस गैस के बर्न होने के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और वह हीट हम वर्किंग सब्सटेंस जो भी वाटर है जिसे हमें गर्म करना है, वह वाटर इस हीट के कारण गर्म होता है। लेकिन जो गैस वाटर हीटर्स रहते हैं इनकी एफिशिएंसी 55% से ज्यादा नहीं रहती। अब आप बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर थे, जो रेजिस्टेंस वाटर हीटर थे, उनकी एफिशिएंसी 90-95% थी, इसकी एफिशिएंसी 55% है। लेकिन जब आप एक गैस वाटर हीटर लेंगे जिसकी एफिशिएंसी 55% है, मानता हूं कि एफिशिएंसी कम है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूसेज में देखा जाए तो आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होगी, आपका बिजली बिल कम आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो गैस यूज होगी इस गैस वाटर हीटर में वह इलेक्ट्रिसिटी से सस्ती रहेगी। एनुअल एनर्जी कॉस्ट अगर हम देखेंगे गैस वाटर हीटर का
तो वो बहुत कम आएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाटर हीटर। अब आप ये सोचने लगे होंगे कि आखिर गैस वाटर हीटर की एफिशिएंसी को कैसे निकाला गया होगा और ये गैस वाटर हीटर की एफिशिएंसी क्यों कम है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर से। अब मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से लिसन करेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। किसी भी इक्विपमेंट में जहां पे फ्यूल का कंबशन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया गैस वाटर हीटर में गैस का कंबशन होता है जिससे हीट रिलीज होती है। कोई भी ऐसे इक्विपमेंट की एफिशिएंसी जिसमें कोई फ्यूल बर्न हो रहा है, जिसमें कोई फ्यूल का कंबशन हो रहा है, वह डिपेंड करती है उस फ्यूल के हीटिंग वैल्यू के ऊपर। हीटिंग वैल्यू क्या होती है फ्यूल की, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। हीटिंग वैल्यू आप बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट हीट रिलीज किया है यूनिट फ्यूल, यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कितना अमाउंट हीट रिलीज किया है जब वो पूरी तरह से बर्न हो गया है। और जो कंबशन प्रोडक्ट्स निकले हैं वह भी पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं, वह भी पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर सेम है जैसे कि रूम टेम्परेचर है। तो किसी भी फ्यूल की हीटिंग वैल्यू हमें बताती है कि आप अगर इस फ्यूल का एक यूनिट क्वांटिटी को बर्न करेंगे, कंबशन होगा, तो वो जो हीट रिलीज करेगा वह टोटल हीट, यानी कि वह जो कंबशन के बाद हीट रिलीज कर रहा है और उसके बाद जो कितने भी प्रोडक्ट्स उसमें जब वो बर्न हुआ तो कितने भी प्रोडक्ट्स उसमें से रिलीज हुए, उनमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर था। वह हर प्रोडक्ट, वह हर गैसेस जब तक रूम टेम्परेचर में ना आ जाए, यानी कि टोटल वो कितना हीट अपने में कंटेन किया हुआ है फ्यूल, वह उस फ्यूल का हीटिंग वैल्यू होता है। तो कंबशन एफिशिएंसी होगी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है उस फ्यूल से जब कंबशन हुआ है, बदले में टोटल अमाउंट ऑफ हीट उस फ्यूल में कितना था, यानी कि कंबशन के समय वह फ्यूल कितना हीट रिलीज किया है, बदले में वह टोटल कितनी हीट रिलीज कर सकता था। यह कंबशन एफिशिएंसी कहलाती है। अगर कंबशन एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब यह है कि उस फ्यूल में जितनी अमाउंट ऑफ हीट है वह पूरी अमाउंट ऑफ हीट वह फ्यूल रिलीज कर चुका है, यानी कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है कंबशन प्रोसेस के बाद में वह सेम है जितना कि फ्यूल की हीटिंग वैल्यू है। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। कई फ्यूल्स जो कंबशन के लिए यूज होते हैं उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और हाइड्रोजन कंबशन होने के बाद वाटर बनाता है। यह वाटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, यह वाटर वेपर फॉर्म में हो सकता है। इस एग्जांपल से आपको लोअर हीटिंग वैल्यू और हायर हीटिंग वैल्यू के बारे में सब चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप एक इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। अब वह हाइड्रोजन बर्न होने के बाद, कंबशन होने के बाद वाटर बनाया। यह वाटर अगर वेपर फॉर्म में है, यानी कि जो वाटर बना है यह वेपर फॉर्म में है, यह वेपर में भी कुछ हीट कंटेंट रहेगा, यानी कि जो टोटल हीट थी फ्यूल की वह हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। हाँ, हाइड्रोजन कंबशन हुआ, हाइड्रोजन से वाटर बन गया, वाटर लेकिन यह वेपर फॉर्म में है, यानी कि उसमें भी अपने आप में कुछ ना कुछ हीट कंटेंट है जिसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने उसे नहीं किया। इसलिए इस फ्यूल की हीटिंग वैल्यू को लोअर हीटिंग वैल्यू कहा जाएगा। वहीं अगर कोई दूसरा फ्यूल है जिसमें हाइड्रोजन का यूज हो रहा है और हाइड्रोजन कंबशन होने के बाद वाटर बना रहा है, तो यह वाटर अगर रूम टेम्परेचर में है, इस वाटर का टेम्परेचर वही है जो आपके रूम का टेम्परेचर है, तो उस केस में जो हीटिंग वैल्यू होगा इस फ्यूल का यह हायर हीटिंग वैल्यू होगा, क्योंकि आपने पूरी हीट को यूटिलाइज कर लिया है, यानी कि एग्जॉस्ट में जो भी चीज आपको मिल रही है उसमें बिल्कुल भी हीट प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही आप पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, बाइक्स चलाते हैं तो फ्यूल कंबशन चैम्बर में जाके बर्न होता है, बर्न्ड गैसेस निकलती हैं जो साइलेंसर से एग्जॉस्ट हो जाती हैं। इन बर्न्ड गैसेस में भी कुछ ना कुछ हीट रहता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम इसे एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसलिए जब हम पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इनपुट में हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू लेते हैं तो वह पूरा हीट, जितना हीट वो फ्यूल अपने में लिया हुआ है वह पूरी हीट हमें लेना पड़ेगा, जबकि हम उतनी पूरी हीट अपने वर्किंग सब्सटेंस में नहीं दे रहे हैं, उतनी पूरी हीट को अपन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपने व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हम यहाँ पे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू लेंगे फ्यूल का, क्योंकि ये लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ही ये उतनी ही हीट है जितनी हीट हम यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे कंबशन प्रोसेस में। वहीं अगर कुछ ऐसा हो जाए कि
एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकल रही हैं इनका टेम्परेचर एकदम रूम टेम्परेचर में आ जाए, यानी कि प्रोसेस के दौरान हम पूरी हीट को, जितनी हीट है फ्यूल की प्लस जो कंबशन प्रोडक्ट है, उन सबको हम यूटिलाइज कर लिए। उस केस में जो हम एफिशिएंसी निकालेंगे उसमें इनपुट में हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल के अंदर जितनी भी हीट है हम पूरी हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं वर्क पाने के लिए। बिल्कुल भी हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो रही है। जैसे कि पेट्रोल की लोअर कैलोरीफिक वैल्यू 44,000 किलोजूल पर केजी के आसपास है, वहीं हायर कैलोरीफिक वैल्यू 48,000 किलोजूल पर केजी के आसपास है। लेकिन हायर कैलोरीफिक वैल्यू हम कंबशन एफिशिएंसी के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि जो एग्जॉस्ट में हमें गैसेस मिल रही हैं वह अपने आप में कुछ एनर्जी कंटेन की हुई है, जिसे हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ लोअर हीटिंग वैल्यू जितनी है फ्यूल की उतनी ही एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं और बदले में हमें आउटपुट मिल रहा है। अगर हम फर्नेस की एफिशिएंसी निकालेंगे तो फर्नेस की एफिशिएंसी में इनपुट में हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्नेस में पूरी तरह से फ्यूल की हीट यूटिलाइज होती है, जबकि इंजिन्स में, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में जो हम एफिशिएंसी निकालेंगे वह एफिशिएंसी हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू जो फ्यूल की रहेगी उसके ऊपर बेस्ड निकालेंगे। अगर हम कार इंजन की बात करें तो कार इंजन में वर्क आउटपुट क्या रहता है? कार इंजन में वर्क आउटपुट जो आपको क्रैंकशाफ्ट पावर डिलीवर कर रहा है वह आपका वर्क आउटपुट है। लेकिन अगर हम एक पावर प्लांट के बारे में बात करें तो पावर प्लांट में जो टरबाइन के एग्जिट में जो शाफ्ट है या फिर जो जनरेटर कनेक्ट है वह हमारा वर्क आउटपुट रहेगा। तो अगर हम जनरेटर एफिशिएंसी की बात करें तो जनरेटर एफिशिएंसी रेशियो है कि कितना आपका इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट मिल रहा है, बदले में आप मैकेनिकल पावर में कितनी इनपुट दे रहे हैं। उसी तरह पावर प्लांट में थर्मल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। थर्मल एफिशिएंसी रेशियो होता है कितना वर्क मिल रहा है आपको टरबाइन के शाफ्ट से, बदले में वर्किंग फ्लूइड में आपने कितनी हीट सप्लाई की है। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 24 से 30% के बीच रहती है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी 34 से 40% के बीच रहती है, और जो बहुत बड़े पावर प्लांट्स रहते हैं उनकी एफिशिएंसी 60% के आसपास रहती है। तो मैं आपको ओवरऑल एफिशिएंसी बता रहा हूँ, और ओवरऑल एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन है कंबशन एफिशिएंसी का, थर्मल एफिशिएंसी का और जनरेटर एफिशिएंसी का। या फिर जनरेटर अगर यूज नहीं हो रहा है तो कंबशन एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन में आपको मिल जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी में आपको लेना पड़ेगा जो ऊपर में वर्क आउटपुट मिल रहा है वह, जो शाफ्ट से, टरबाइन के शाफ्ट से आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है वह, और जो फ्यूल आपने बर्न किया उसकी हीटिंग वैल्यू क्या है और उसका मास क्या है, यह दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर देंगे तो टोटल हीट आपने कितना दिया है अपने वर्किंग सब्सटेंस को वह आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर इंजन होगा तो उस केस में जब भी आप हीटिंग वैल्यू लेंगे तो वह लोअर हीटिंग वैल्यू रहेगी, और फर्नेस, बॉयलर के केस में जो हीटिंग वैल्यू आप लेंगे वो हायर हीटिंग वैल्यू रहेगी, क्योंकि उस समय हम फ्यूल का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। फर्नेस या पावर प्लांट में हम फ्यूल को पूरी तरह से यूटिलाइज करके उसकी हीट को पूरी तरह से अपने काम में लेने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एफिशिएंसी के बारे में बात की। एफिशिएंसी के बारे में बहुत सी डिटेल्स मैंने आपको बताया। कंबशन एफिशिएंसी निकालना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए कंबशन एफिशिएंसी में क्या होता है उस बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। और एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी के पीछे, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं बदले में आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। यही बेसिक है। इसी के हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर एफिशिएंसी या फिर कहीं पे भी एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान जय किसान।